सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का जो एसएसटी का हमारा हिस्ट्री का पोर्शन चला हुआ है, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने इससे पहले पीरियड में पढ़ा कि किस प्रकार 3 स्टेटों में बटा हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाज प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था, तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी व्यवसायी थे। उसी से आगे हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे कि फ्रांस की जनसंख्या काफ़ी यानी 203 करोड़ की 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। यानी जनसंख्या वृद्धि संपूर्ण विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार से बढ़ी। उसी कड़ी से आगे हम पढ़ेंगे कि उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना कैसे हुई। पहले भी कर बढ़ने व काल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। यानी यहाँ पर ये बताया जाता कि क्रांति का विगुल कैसे बजा, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज में समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियान जाक रूसो ने दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रिट्राजेस्ट गवर्नमेंट में लोक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू की दी सिप्टिक ऑफ दी लॉज नामक रचना में सरकार के अंतर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो सरकार के अंग हैं। आज भी हम अपने देश में भी इसी प्रकार की सरकार के 3 अंगों में विभाजित करते हैं। सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों की अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इस विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलून गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुई। इसकी पुस्तक और अखबारों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों में लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य में खर्चों का पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर में विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। यहाँ पर कुछ एक ये वृत्तांत है। प्राचीन राजतंत्र में अनुभव के क्या वृत्तांत हैं, उनके बारे में पढ़ें। आगे चलकर क्रांतिकार राजनीति सक्रिय होने से जॉर्ज डांटन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद के समय में याद करते हुए 1793 में उभरते हुए एक मित्र को लिखा। मैं फ्लेसिस आवासीय कॉलेज में था और वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं एक जन्मजात कुलीन था। यानी यहाँ पर इस एग्जाम्पल से ये दर्शाया जाता है कि किस प्रकार जन्म पर आधारित भेदभाव किए जाते थे। नहीं मेरा कोई संरक्षक था, चर्च भी मुझे आशा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों
ने मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा में इस्तेमाल और सरुपलब्ध नहीं कराई। अब होती है क्रांति की शुरुआत। कैसे होती क्रांति की शुरुआत? देखिए, पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें में कर बढ़ा दिए गए। क्या आप सोच सकते हैं उसने ऐसा कैसे किया? प्राचीन राजतंत्र की तरह फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जेनराल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जेनराल एक राजनीतिक संस्था थी जिसे तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट भी यह निर्णय करता कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जेनराल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय एक आलीशान भवन सजाया गया। पहले दूसरे स्टेट में इस बैठक को अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए। तीसरे स्टेट प्रतिनिधियों की अपेक्षा कर समृद्ध और शिक्षित वर्ग। यह बार बार एक वर्ड आ रहा है, एस्टेट। एस्टेट का मतलब है सारा समाज वर्गों में बटा हुआ था। 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिनके प्रतिनिधि उनके साथ लेकर आए। एस्टेट जेनरल नियमों के लिए अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें की प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतीक था, परंतु तीसरे वर्ग में प्रतिनिधियों ने मांग रखी। अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना था, जिसे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने प्रस्ताव में स्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद महत्वपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून से ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुआ। इसे अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया और शपथ ली गई, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। नेतृत्व मियाबो आबे सीए ने किया। मियाबो जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंत विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में सहमत था। उसे एक पत्रिका निकाली और वर्साय की जुटी भीड़ में समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आबे मिये मूलतः पादरी था और तीसरा स्टेट क्या था शीर्षक में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट लिखी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं तक। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। 1774 में क्या घटना हुई, 1789 में क्या हुई, और 1791 में क्या हुई, 1792-93 में क्या हुई, 1804 में क्या हुई, 1815 में। ये महत्वपूर्ण तिथियों पर आप सुंदर नोट्स राइट करेंगे और प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट का पूरा विवरण आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही बस।